हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर रिफ्रैक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले अगर आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। मैं उसकी सिर्फ दो चीज़ें आपको समझा दूं। मान लीजिए रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब एक इंसिडेंट रे टकरा के किसी ऑब्जेक्ट से वापस चली जाए। अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, ओपेक बोले तो वो ऑब्जेक्ट जो है सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो अपने आर पार किसी भी लाइट को जाने नहीं देगा। तो ये मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट हो गया, इससे इंसिडेंट रे टकराई एंड ये रिफ्लेक्ट कर गई। दैट सिंपल, ठीक है ना। एक ये नॉर्मल हो जाता था। जो बच्चों इमेजिनरी बनाएंगे हम, ये कभी भी टेबल पे किसी भी बना नहीं होता, हम इमेजिनरी बना देते हैं। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाए इन एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी तरह बच्चों इसके दो लॉज भी थे, एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा दूं। इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। सेकेंड लॉ ये कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। these are the two laws on which the reflection is जो रिफ्लेक्शन मानता था, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज बेस्ड, दीज आर द टू लॉज। अब रिफ्रैक्शन कब होगी, अगर ये मैं ओपेक मीडियम को हटा के एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दूं। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा बच्चों उससे तो लाइट पास कर जाएगी, वहां तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना। तो होगा क्या, मान लीजिए ये जो लाइट है एयर से आई, एयर से आते आते मैंने एक ग्लास का स्लैब सामने रख दिया। अब जिससे ये लाइट रे पास करेगी ग्लास में से, तो होगा क्या, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द नॉर्मल। तो ये जो लाइट रे है बेंड कर जाएगी। ओरिजिनली इसको ऐसे मजे से जैसे तुरती जा रही, इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये कर गई बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया। अब बच्चों जो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट ये जो रिफ्लेक्टेड ये जो रिफ्रैक्ट हो गई, डेविएट हो गई, ये जो एंगल बनाएगी दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल आई रिप्रेजेंट्स हियर एंगल ऑफ incidence and angle R represents angle of refraction. सो हम रिफ्लेक्शन की अब बात नहीं करेंगे। जब भी मैं आई एंड आर डालूंगा तो वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे। तो इस चीज को बच्चों मैं रब कर देता हूं। ये आपका एक 9th का क्विक रिवीजन था, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर भी हमारे लॉस बनाए गए, जो एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने बनाए, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। वो बाद में थोड़ी सी, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लें। अब बच्चों जहां डेंसिटी कम होगी, एयर हमेशा एक रेयरर मीडियम माना जाता है जहां डेंसिटी कम होती है। अगर इससे गाढ़ेपन में कोई चीज आ जाए या डेंसिटी ज्यादा हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसे डेंसर मीडियम भी बोलेंगे। आप डेंसर लिख लीजिए यहाँ, तो हम उसे डेंसर मीडियम भी बोलेंगे। जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो बेंड होगी। अब ये बेंड क्यों होती है, क्योंकि बच्चों लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स। दैट्स व्हाई द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन अकर्स। Why refraction occurs in the light? Because light has different speed in different mediums. अगर लाइट की स्पीड सेम होती सभी मीडियम्स में तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कभी भी नहीं होता, कभी इसकी खोज ना हो पाती। अब इसके खोज होने का कारण यही है कि लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रफ्तार से जाती है। फॉर एग्जांपल एयर में इट विल गो विद द 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में होगा अगर आपने अंदाजा लगाना है। एंड ग्लास में इट इज नियर अबाउट 2 × 10⁸, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 लाख का फर्क पड़ गया। अब इस फर्क के कारण ये जो लाइट है बहुत धीमे जाएगी एज कंपेयर टू एयर, बहुत स्लो स्पीड से जाएगी। एंड स्लो स्पीड होने के कारण ये बेंड हो जाएगी। अब जब भी कोई रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट, तो वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, इसमें बच्चों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए बार बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर बच्चों वो जाएगी डेंसर टू रेयरर मीडियम तो क्या होगा, तो सर क्या होगा, देखिए यहां बच्चों नॉर्मल बना लेती हैं, नॉर्मल बनाया तो वो इस तरफ को चली जाएगी। अब वो आजाद हो गई, वो भाग सकती है, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी, उसकी जेल से दूर भागेगी। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
और ये एंगल जो बनेगा इसमें काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो डेंसर से रेयर जाने के वक्त जो होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे पक्का आते हैं, बहुत बड़ा है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है या ग्लास टू एयर जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है, तो उसके साथ क्या होगा। अगर रेयर टू डेंसर बच्चों टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब इसके साथ एक और कंसेप्ट भी आया कि अगर वो लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरे, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल तो 90 डिग्री का एक एंगल होता है ना जो हम किसी भी सरफेस के साथ इमेजिनरी बनाते हैं। तो सर अगर लाइट रे बिल्कुल ही 90 डिग्री पे गिरे तो क्या होगा। तो बच्चों उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो 90 डिग्री बना के सीधा निकल जाएगी। अगर कोई भी रे है, चाहे वो डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर जा रही है, उसके साथ कुछ नहीं होगा अगर वो 90 डिग्री पे गिर रही है। सो एट नॉर्मल देयर विल बी नो डेविएशन, नॉर्मल देयर विल बी नो डेविएशन, देयर विल बी नो डेविएशन ऑब्जर्व्ड। कोई भी डेविएशन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व नहीं की, वो लाइट रे जो है सीधा पास कर गई। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के जो 2 लॉज हैं स्नेल साइंटिस्ट ने हमें दिए हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए एक बार फिर से डायग्राम बनानी पड़ेगी बच्चों। ये हमारा नॉर्मल हो गया इमेजिनरी, ये आई बच्चों एक इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस टुवर्ड्स नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल ने क्या कहा, जो मेरे 2 लॉज हैं दैट इज द नंबर 1 इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ तो सेम है जैसे रिफ्रैक्शन का था, लाई ऑन सेम प्लेन। बट सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट। तो इसको लिखा कैसे जाएगा बच्चों शॉर्ट फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट होगा, देखिए कहीं भी दुनिया में चले जाएं, अगर कोई इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे का एंगल निकालोगे तो हमेशा सेम आंसर ही आएगा, बकायदा जो मीडियम्स है वो सेम हो। ठीक है, जैसे मीडियम 1 एयर है तो मीडियम 2 ग्लास है, ये ही रहे हमेशा। तो ये साइन आई और साइन आर जो है वो सेम रहेगा। काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये लॉ उन्होंने बनाया कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को उन्होंने एक नाम दे दिया म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल तो दिया, मैंने किताबी भाषा में बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट। मैंने किताबी भाषा में बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इट इज विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। होता क्या है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता लगता है कि वो मीडियम कितना गाढ़ा है, उससे लाइट जो है वो कितनी तेज ट्रैवल करेगी या कितनी स्लो ट्रैवल करेगी, ये हमें पता लगेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा एयर के कंपैरिजन में किया जाता है, क्योंकि एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम में बेसिकली सबसे ज़्यादा होती है, तो एयर में भी नियर अबाउट हम सेम मानते हैं, एयर का कोई अलग यूनिट्स नहीं लेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए, एक तो ये आ गया बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर विल बी कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इसके साथ एक और डेफिनेशन भी आई, रेशियो ऑफ speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। कोई भी मीडियम हम ले लें, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो वाटर हो, डायमंड हो, कैरोसिन ऑयल हो, टार्पोलिन ऑयल हो, सिंपल ऑयल हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, अगर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका गाढ़ापन निकालना चाहते हैं कि लाइट इसमें से कितना स्लो जाएगी, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता लग जाए कि उस मीडियम में क्या होगा, तो हम उसका गाढ़ापन निकाल पाएंगे। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कह दिया ग्लास का, तो उसकी हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी इन एयर 2 × 10⁸, तो निकालने के बाद आंसर आएगा 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.5, मतलब कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ निकालना किसका बच्चों, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये चीज हो गई। तो हमें पता लगेगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आया, हमें ये पता लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आएगा तो हमें पता लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो गई दूसरे मीडियम में। फॉर एग्जांपल अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ निकालना चाहें एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास का बच्चों ऊपर रख देना, एयर का नीचे रख देना, तो आंसर आएगा 2/3 विल बी 0.66। सो हमें क्या पता लगा कि स्पीड ऑफ लाइट अब ये जो दूसरा मीडियम है एयर, इसमें ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। इस तरह ज़रूरी नहीं हम एयर और ग्लास का ही निकालें, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो है 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ एयर का ही कहा है कि एयर के साथ बाकी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो हम सिर्फ एयर को लेंगे ऊपर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों जैसे मैंने कहा था कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स। अब आपको ये मालूम है कि सब देखिए जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 अलग अलग कलर से बनी होती है, जिसे हम विबगर बोलते हैं, VIBGYOR। सबसे ज़्यादा स्पीड किसी भी मीडियम में कौन सी लाइट की हो सकती है, वायलेट या रेड? सबसे ज़्यादा स्पीड, मतलब कि ये देखिए सात बंदे दौड़ रहे हैं, हवा में बराबर स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई और मीडियम आया तो 7 बंदे जो हैं इनकी अलग अलग स्पीड होगी ना। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ेगा बच्चों, तो वो होगा रेड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपके फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्ट द स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है कि सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ सकता है, रेड, एंड सबसे स्लो कौन दौड़ेगा बच्चों, वायलेट। तो वायलेट इसी कारण से सबसे पीछे रह जाता है। जब हम एक प्रिज्म रखेंगे, सूरज की किरणें निकलेंगी, तो उसके साथ भी क्या होगा बच्चों, वो इस तरह एक वाइट लाइट आई यहाँ, तो ये 7 रंग बन जाते हैं, जहाँ वी वायलेट सबसे नीचे होगा एंड रेड सबसे ऊपर होगा, क्योंकि रेड डेविएट्स द लीस्ट वेयर एज वायलेट्स डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज इट इज द स्लोएस्ट। जो बच्चों स्लोएस्ट होगा दैट विल डेविएट्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, सबसे ज़्यादा धक्का बचेगा और दूर जाएगा। जो सबसे तेज होगा फास्टेस्ट डेविएट्स लीस्ट। इस फिनोमिना के ऊपर बच्चों मैंने काफ़ी बार क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए या कॉपी नोट्स में लिख लीजिए, लास्ट पेज में लिख लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस है तो इंपॉर्टेंटली आप इसको मार्क भी कर लेना, याद भी रहेगा कि लास्ट पेज पे लिखा था, ठीक है, कॉपी में ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं बच्चों हम एक और फिनोमिना की तरफ जो वेवलेंथ के साथ आता है। देखिए अब जो स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड का एक फॉर्मूला था आपको मालूम होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में जाती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, पर यहाँ हम उसकी वेव नेचर को कंसीडर करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा इन वैक्यूम, एंड जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा से, बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ। जितना भी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे मैं वेवलेंथ में बोलूंगा, क्योंकि वो वेव में है अब, एंड टाइम नीचे एज इट इज। अब आपको याद होगा कि 1/टाइम इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, आपने 9th में पहले चैप्टर में पढ़ा था ये 1/टाइम इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, तो C विल बी इक्वल टू CA/F। तो ये भी आ सकता है बच्चों। अगर कई बुक्स में C नहीं होगा तो V होगा, V का मतलब भी यही होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V स्टैंड्स फॉर वैक्यूम। तो इसी के साथ बच्चों ये एक फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत 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 कम आते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। ये करना होगा आप कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो भी मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये पेपर में कुछ ऐसा नहीं आएगा, आप छोड़ के ये जा सकते हो। नाउ वी हैव कम टू द टॉपिक ऑफ कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन जो होती है, जो ये फिनोमिना है, उसके कंडीशंस क्या होंगे। सबसे पहले तो बच्चों नेचर ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है या उसकी नेचर क्या होगी, एयर के रिस्पेक्ट में उसकी नेचर क्या होगी। मान लीजिए अगर ग्लास एंड वाटर है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसकी नेचर क्या होगी, कौन डेंसर है कौन रेयरर है, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चों ग्लास एंड ग्लास की बात करें, दोनों ग्लास हो जाएंगे तो लाइट डिविएट नहीं करेगी। एयर में लाइट जा रही है, डिविएट नहीं करेगी, लेकिन जब ही वो किसी भी रेयरर डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट डिविएट करेगी, उसकी लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अब जितना ज़्यादा गाढ़ापन होगा उतना ही ज़्यादा वो डिविएट करेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए आप कहेंगे कि सॉलिड्स भी तो गाढ़े होते हैं तो वहाँ क्यों नहीं लाइट डिविएट करती, वो ओपेक होते हैं बच्चों। जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जितना गाढ़ा होगा उतना लाइट डेविएट करेगी। जैसे डायमंड है, डायमंड डेविएट्स द मोस्ट। डायमंड जो होता है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और उसमें जो लाइट एंटर करती है वो बहुत ज़्यादा डेविएट करती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। तो नेचर ऑफ द मीडियम डिपेंड्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा डिविएट करेगी, लाइट स्लो हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट कम डिविएट करेगी और वो स्पीड में चली जाएगी, ठीक है। सेकंड बच्चों हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब गाढ़ापन डिक्रीज हो जाएगा। अगर गाढ़ापन डिक्रीज हो गया तो वो लाइट होगी, वो सिंपली जैसे एयर से जा रही है वैसे उससे भी जाएगी, है ना, सेम मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाढ़ापन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है किसी मीडियम का, वो हवा में तब्दील हो जाएगा। अगर कोई भी मीडियम अगर लाइट रे जा रही है, टेम्परेचर उस मीडियम का हाई है, तो वो लाइट रे जाएगी, रिफ्रैक्ट तो होगी लेकिन बहुत कम होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्लास लैब एंड दिस इज द ग्लास लैब एट मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द ग्लास 100 ज़्यादा हो जाए, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द एट द 100 डिग्री सेल्सियस। तो लाइट रे जो जाएगी इस तरह, दोनों लाइट रेज सेम एंगल बना रही हैं। अब ये बच्चों जो है ऐसे डाइवेट हो जाएगी, ये ओरिजिनल पाथ था उससे थोड़ा सा डाइवेट होगी। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज है तो ये ओरिजिनल पाथ था और ये डेविएट हो गई। डेविएट होने के जो चांसेस है वो देखिए, डेविएट तो होगी लेकिन वो कम होगी, बस इतना कहना चाहता हूं मैं। और दूसरे बच्चों डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर, वेवलेंथ कि हमने लाइट रे कौन सी चूज की। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी 7 रंग के कलर्स होते हैं विबग्योर, तो हम कौन सी लाइट चूज करते हैं। मान लीजिए अगर हमने रेड लाइट चूज कर ली तो वो कम डेविएट करेगी, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो। अगर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो वो डेविएट थोड़ा ज़्यादा कर जाएगी रेड लाइट, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर वायलेट उसके कंपैरिजन में लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाएगी। इसलिए हम वेवलेंथ या कलर ऑफ द लाइट भी लिख सकते हैं, उस पर भी ये डेविएशन डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ फिनोमेना डिपेंड करेगा। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास ब्लॉक। अब ये जो ग्लास ब्लॉक होगा उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगी, इतना सा हम ग्लास ब्लॉक भी ले सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर भी सकते हैं। मेरे पास लेजर्स थी, मैं उससे एक्सपेरिमेंट्स करता भी था, लेकिन अब मेरे पास लेज़र वो ख़राब हो गई तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर जब भी किया तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर लगा दूंगा, आप शॉर्ट्स में जाके वो एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि ये जो लेज़र से लाइट डिविएट होगी वो कैसे होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी लगा दूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को काफ़ी देर बाद देख रहे हो, 2-3 साल हो गए, तो आपको फॉर श्योर दिख जाएगी वो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, अगर ये लेज़र, ये लाइट अगर सीधा सीधा आ रही है लेकिन ये ग्लास ब्लॉक आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, दिस इज़ द रेयरर मीडियम एंड दिस इज़ द डेंसर मीडियम। अब लाइट रे क्या करेगी बच्चों, बेंड होगी ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत छोटा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बन सका। अब ये ओरिजिनली तो इसको इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, मैंने ये बना दिया। जैसे ही वो डेंसर से रेयरर में फिर जाएगी वो डेविएट होगी। अब किस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। अब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिविएट हुई, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये जो डेविएशन के कारण एक ओरिजिनल पाथ में फर्क आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, उसे हम बोलते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। So lateral displacement is referred as the difference between the original path and the refracted path. जो ओरिजिनल पाथ होगा एंड रिफ्रैक्टेड पाथ होगा, इसमें जो डिफरेंस आया दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट रे। इसके साथ बच्चों आपका ये सेक्शन तो खत्म हुआ। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो मुझे आप अपने सजेशंस दीजिए ताकि मैं अगली वीडियोस में कुछ सुधार कर सकूँ। अभी के लिए बच्चों अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।